जी बेटा, आज का जो हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, वो ये बनेगा टू अंडरस्टैंड द थ्री अप्रोचेस टू पोस्ट मॉडर्निज्म, कि व्हाट आर द थ्री अप्रोचेस टू पोस्ट मॉडर्निज्म एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर उसके बाद, क्योंकि अगर हमने पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है पोस्ट मॉडर्निज्म को, मॉडर्निज्म को बहुत जल्दी से हमें पता हो कि व्हाट वाज द मॉडर्निज्म। आपको याद होगा, हमने मॉडर्न नॉवेल्स वगैरह भी पढ़े हुए हैं, उनमें हमने ट्रेंड्स देखे थे कि जो उन्होंने विक्टोरियन एज के जो है ना वो अपोजिट बातें की, उनसे कुछ बातें उनको उन्होंने कंप्लाई भी किया था, कुछ चीज़ों को अपोज भी किया था। तो इन दिस वे वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि अगर हम मॉडर्निज्म को अच्छी तरह जानते हैं तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, टू नो द बेसिक थियरीज ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके अलावा इसके बेसिक जो प्रैक्टिशनर्स कौन हैं, इसके जो थियरिस्ट कौन हैं, हम इनको भी देखेंगे। ठीक है जी। तो व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है जी, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी हो तो उसके अंदर 5 Ws आते हैं, तो उसमें से व्हाट सबसे पहले आता है। तो यू हैव 10 minutes टू रिसर्च द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म। सो इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, मेक अ नोट ऑफ ऑल डेफिनेशन यू फाइंड, रेडी टू फीडबैक टू द क्लास। ठीक है जी। पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ नोटोरियसली डिफ़िकल्ट कंसेप्ट टू डिफ़ाइन। वो कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो मॉडर्निज्म की अडॉप्ट करता है, कुछ चीज़ें हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म में अपनी बातें आई हैं। सो इसमें तीन अप्रोचेज़ हैं, तीन तरह से हम इसको समझ सकते हैं, हिस्टोरिकल, स्टाइलिस्टिक और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या कहता है। ठीक है जी। तो इसमें हम देख सकेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म, आप समझते हैं कि मॉडर्निज्म वाज अ रिबिलियन अगेंस्ट विक्टोरियन आइडियाज़, सब चीज़ों को चैलेंज किया गया। और पोस्ट मॉडर्निज्म में तो ये हो गया ना कि मॉडर्निज्म के बाद का जो है ना वो इरा। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ अब हम जो है ना हिस्टोरिकली देखते हैं पहले कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ टू पोस्ट मॉडर्निज्म। हिस्टोरिकल में पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ रिएक्शन टू मॉडर्निज्म। जैसा कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये मॉडर्निज्म के अंदर ही रिएक्शन आया। कुछ चीज़ें ऐसी थी मॉडर्निज्म की जो जल्द से अडॉप्ट कर ली गई, लेकिन उसका रिपरकोशंस और उनके जो फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स है उनका बाद में पता चला कि इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। ठीक है जी। जैसे प्लॉट के अंदर डिसरप्शन है, तो वो मतलब जो है ना उस वक्त तो इस चीज़ को बड़ा लिया जा रहा है कि तो व्हाट हैज़ हैपन, लेकिन उसके बाद इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है जी। डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रक्शन, फिलॉसफी, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को, मॉडर्निज्म की चीज़ों को मतलब जो है ना उनको बाद में अडॉप्ट कर लिया गया। देयर फॉर टू अंडरस्टैंड पोस्ट मॉडर्निज्म फ्राम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड मॉडर्निज्म। कहते हैं अगर हम हिस्टोरिकली पोस्ट मॉडर्निज्म का जो डेवलपमेंट है या इसका जो एवोल्यूशन है, इसको अगर हमने समझना है तो हमें सबसे पहले तो मॉडर्निज्म का पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए सो व्हाट इज़ मॉडर्निज्म, हम पहले थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली ये देखते हैं। ठीक है जी। तो ये कैसे डिफरेंट है मॉडर्निज्म से, और ये किस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो है ना चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, कुछ चीज़ों को रिबट किया गया, उनको रिजेक्ट किया गया। दैन जी, व्हाट इज़ मॉडर्निज्म, सबसे पहले फिर अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना है तो फिर हमें जो है ना मॉडर्निज्म को समझना होगा। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटिंग विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है जी। रियलिटी को एक्सपेरिमेंट किया गया, किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है जी। मॉडर्निज्म में आपने देखा होगा कि मतलब प्लॉट और उसके बाद करेक्टराइजेशन के ऊपर कंसेप्शन किया गया, और भी बहुत सारे आइडियाज़ जो है बीच में शामिल किए गए, हाइपर रियलिटी और इस तरह की चीज़ें शामिल की गई। ठीक है जी। मॉडर्निज्म के अंदर तो अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, वो कहते हैं हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये इरा कब आता है, तकरीबन वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट में जो है ना ये स्टार्ट हो जाता है, तकरीबन वर्ल्ड वॉर 2 तक ये इरा स्पेंड करता है। तो उस वक्त तक हम जो भी देखेंगे, हम देखेंगे कि जितने भी राइटर्स, जितने भी क्रिटिक्स हैं उस वक्त लिख रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल बैरननेस। राइट जी। सो दिस इज़ द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। वैल्यू जजमेंट्स, तो हाई कल्चर, गुड और लो और बैड कल्चर का हिसाब हो गया यहाँ पर। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रैंड नैरेटिव चल रहे होते थे, जो गोराज और जो मतलब जो है ना इस तरह के प्रीडोमिनेंट राइटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इन लोगों की अप्रोच को देखा गया, अ लॉट ऑफ व्हाट इज़ जनरली कंसेप्टेड एज द नॉर्म। तो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम नॉर्म समझते थे, उन चीज़ों को भी चैलेंज किया गया।
तो ये मॉडर्निज्म की सिंपल डेफिनेशन, किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना। वो समझाने के लिए, जैसे आर्ट है तो आर्किटेक्चर भी आर्ट का ही हिस्सा है, तो आर्किटेक्चर में ये चीज़ें आ गई, सिंप्लीकेशन ऑफ फॉर्म आ गया एंड द एलिमिनेशन ऑफ ऑर्नामेंट। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये मॉडर्निज्म के अंदर शामिल की गई। ठीक है जी। तो आर्किटेक्चर में देख लें कि मतलब जो है ना ये ऑर्नामेंट्स वगैरह को हटा के उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। तो आर्ट के अंदर क्या हुआ, जो नॉवेल्स वगैरह ड्रामास वगैरह लिखे जा रहे थे उनमें क्या चीज़ें आ रही थी, एक्सपेरिमेंटिंग विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। ठीक है जी। तो मतलब जैसे पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू हो गए। इससे पहले जो नॉवेल्स थे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में थे, अब जो है ये फर्स्ट पर्सन में आना शुरू हो गए, और इनके अंदर भी एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। जो हीरोइज़म थी, जो यानी कि जितना भी कन्वेंशनल चीज़ें हम आर्ट से लेते थे वो तमाम की तमाम चीज़ों को अब ख़त्म करके उनको मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज़ न्यू आना, किसी चीज़ का इनोवेट होना। ठीक है जी। तो इसलिए के साथ आर्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल कर ली गई। न्यूक्लियर फैमिली, ये देखें ये कंसेप्ट आना शुरू हो गया। ठीक है जी। यहाँ पर कि मतलब न्यूक्लियर थ्रेट, वार का बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस था। आपने मिसिस डैलोवे देखा होगा, उसके अंदर जो नावल पढ़ा था हमने सेमेस्टर 5 के अंदर, तो आप वहाँ से एग्जांपल ले लें कि मॉडर्निज्म में देख लें कि आर्ट का एक तो एक्सपेरिमेंटेशन हुई, प्लॉट को जो है ना डिसरप्ट कर दिया गया, प्लॉट की बिगनिंग मिडल एंडिंग का वो जो कन्वेंशनल या क्लासिकल कंसेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया। हीरोइज़म कोई नहीं थी, एक दिन की रूटीन थी, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव आ गया। और उसके बाद ये जो वार का बड़ा रोल है मॉडर्निज्म के अंदर, तो न्यूक्लियर फैमिली इसलिए इसको कहा गया कि मतलब कोई भी बंदा वार से जो है ना वो सेफ नहीं था। तो जितना कुछ भी लिखा जाएगा उसके बेसिक थीम्स के अंदर जो है ना वो वार का इन्फ्लुएंस जो है ना बहुत ज़्यादा है। सो इज़ दैट इज़ मॉडर्निज्म। तो व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, थिंक। वो कहता है अगर अगर ये मॉडर्निज्म है कि हर चीज़ को चेंज कर देना, उनको किसी चीज़ को कम्प्लेक्स कर देना, किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देना, तो फिर व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। वो कहता है ये चीज़ भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना ये एक फ़िलासफ़िकल अप्रोच है। ठीक है जी। तो हिस्टोरिकली तो ये चीज़ हो गई। आगे आगे हम जो है ना ये देखेंगे कि मतलब किस तरह जो है ना इसका थियोरेटिकल अप्रोच भी डिफरेंट है, और जो है ना ये सारी चीज़ें। आर्किटेक्चर, playing with the idea of conventions of buildings, making us think about how is it constructed। तो ये आर्किटेक्चर के अंदर भी, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ये चेंज कर दिया गया उनके कंसेप्ट को। तो ये देख सकते हैं आप इसकी पिक्चर जो है ना। तो व्हाट इज़ आर्ट और दिस। ठीक है जी। तो इसके हम प्रैक्टिशनर की तरफ देखते हैं जी, ये कौन है इसके प्रैक्टिशनर, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। सो there appears to be a few clear differences of what is postmodernism. Perhaps one thing that makes it hard to define is the fact that each of its critics has a different idea of what it is and none of them agree with the other. सबसे बड़ी जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि मसलन जो है ना इसमें जो क्रिटिक्स हैं वो मतलब जो है ना वो एक दूसरे को अपोज करते नज़र आते हैं। वो जो है उनका आपस में कोई हार्मनी नहीं है। ठीक है जी। पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर उन चीज़ों को चैलेंज करते नज़र आते हैं। तो इट इज़ ऑफ्टन डिफाइन नेगेटिवली एज अ रिएक्शन और अपोजिशन टू द इक्वली इल डिफाइंड मॉडर्निज्म। तो कहते हैं कभी कभार ये होता है कि जो है ना इसको नेगेटिवली डिफ़ाइन किया जाता है और इसको रिएक्शन दिखाया जाता है मॉडर्निज्म के, जो क्योंकि मॉडर्निज्म को बहुत ज़्यादा इल डिफ़ाइन किया गया तो इसलिए इसके अंदर ये चीज़ जो है ना, although some claim that it represents a whole new paradigm in intellectual thought। अगर से कि ये चीज़ क्लेम भी की गई है कि इसका मॉडर्निज्म के साथ इतना कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद जो है ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना मतलब जो है इसको चैलेंज किया गया मॉडर्निज्म के लिहाज से। तो ये एक रिएक्शन भी कहा जाता है, कुछ कहते हैं ये कंप्लाइंस है, कुछ कहते हैं ये जो है ना। तो इस तरह ये दोनों का आपस में अपोजिंग जो है ना वो थाट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी, तो अल्टरनेटिव मॉडल्स इन सोसाइटी आई फैमिली। तो ये फैमिली का डिस्ट्रक्शन हो जाना, फैमिली के अंदर जो चीज़ें थी ऑर्थोडॉक्स उनको जो है ना ख़त्म हो जाना। ठीक है जी। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। सो ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट है अगेंस्ट द परसीव्ड ब्लैंडनेस एंड हॉस्टिलिटी ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट एंड आल्सो अगेंस्ट द प्रिटेंशंस ऑफ हाई मॉडर्निज्म। सो ये एक रिएक्शन है, आप ये समझ लें कि मॉडर्निज्म के
तो व्हाट इट्स परस्यूट ऑफ एन आइडियल परफेक्शन, हार्मनी ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन एंड द डिसमिसल ऑफ फ्रिवोलस ऑर्नामेंटेशन। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं मिसेस डैलोवे की मिसाल के मुताबिक, ठीक है जी, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन जो है ना उनको ख़त्म करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फॉर्म को डिस्टर्ब किया गया है, ठीक है जी। तो इसके जो थीरिस्ट हैं मैं उनको प्रैक्टिशनर जो है ना लिंडा होचियन, जीन बोडलॉर और फ्रेडरिक जेम्सन, ठीक है जी। तो ये जो है ना लिंडा होचियन इन बुक्स द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द पोइटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म हैज़ आउटलाइंड सम ऑफ द मेजर एस्थेटिक फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। तो ये लिंडा होचियन जो है ना ये सबसे बड़ी जो इसकी प्रैक्टिशनर है, वो उसने अपने इस बुक में पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द पोइटिक्स, ठीक है जी। तो ये पोइटिक्स वही है ना जो अरिस्टोटल की लिखी हुई थी, जिसके ऊपर हमने जो है ना वो काफ़ी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ चुके हैं। तो पहली वो बुक थी जिसके अंदर कोई जजमेंट की गई थी। तो अब चूँकि एज ना वो एज है ना वो कन्वेंशंस हैं, तो इस वजह से पर्टिकुलरली ऑफ व्हाट शी टर्म्स हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन, इसका सबसे बड़ी जो टर्म मशहूर हुई है लिंडा होचियन की वो ये है हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। तो हर डिस्कशन ऑफ पैरोडी एंड आयरनी हैज़ आल्सो बीन हाईली इन्फ्लुएंशियल। उसके अलावा वो ये कहती है पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर पैरोडी बहुत ज़्यादा होती है और आयरनी बहुत ज़्यादा होती है। डिफरेंस जो आपको दिखाया जा रहा है उसके दरमियान और रियलिटी के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जी, ठीक है जी। तो किस तरह हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो इस तरह लिंडा होचियन के मुताबिक ये एक पैरोडी और आयरनी का जो है ना हाईली इन्फ्लुएंशियल है। तो हेल्पिंग स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक थिंक थ्रू द वैल्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस पोस्ट मॉडर्न आर्टिस्टिक फॉर्म। तो हमें वो ये सारी जो है ना वैल्यू बताई जाती है। दूसरा जो इसका प्रैक्टिशनर है, हालांकि इनके अपने जो जितने प्रैक्टिशनर्स हैं वो सारे के सारे आपस में अपोजिंग हैं, इनके आपस में आइडियाज़ जो है ना डिफरेंट है, लेकिन सबको कंबाइन करके एक पूरी जो है ना एक थ्योरी बना ली गई है। तो जीन बोडेलॉर इज़ द सोबरिंग क्रिटिकल काउंटरवाइज टू द होचियंस थीरीज। तो ये बड़ी एक संजीदा आवाज़ है, मैंने कहा है ना कि आपस में बड़ा ये जितने भी इनके प्रैक्टिशनर्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे जो है ना अपोज कर। पेंटिंग अ ब्लैक पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, बोडेलॉर critiques what he sees as emptying out of all materiality in a culture increasingly governed, he argues, by the postmodern simulacrum। तो वो ये बताना चाहता है कि कॉन्स्टेंटली जो है ना ये जो एक मतलब जो है ना रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है विद द मैकेनिकल टूल्स, विद द मतलब जो है ना एडवांसमेंट टूल्स। तो ये वो कहता है कि ये एक अब वो चीज़ नहीं रही। तो सिमुलैक्रम, सिमुलेशन और ये चीज़ें हमने जो है ना डिस्कस करते हैं। तो फ्रेडरिक जेम्सन तीसरा जो इसका बड़ा प्रैक्टिशनर है वो फ्रेडरिक जेम्सन है। तो लाइक बोडेलॉर्ड ऑफर्स अ क्रिटिकल व्यू ऑफ आवर प्रेजेंट एज। तो वो भी हमारा जो है क्रिटिकल व्यू बताता है। इन पर्टिकुलर द डेंजर्स ऑफ मल्टी नेशनल कैपिटलिज्म। कहते हैं ये जो मल्टी नेशनल जो कैपिटलिज्म हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, मुख्तलिफ थाट, मुख्तलिफ जो न्यू कॉलोनियलिज्म भी आ जाता है इसके अंदर। अगर हम कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे ना तो फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म आता है, फिर उसके बाद एक न्यू कॉलोनियलिज्म टर्म भी आती है कि आजकल जो है ये कैपिटलिज्म के ज़रिए हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो पोज की जा रही है एंड वी आर रियली थ्रेटन्ड एंड बाय दैट डेंजरस इंफॉर्मेशन एंड वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द रियलिटी एंड वेयर इज़ द रियलिटी। सो ये वो कहता है कि ये चीज़ भी जो है ना हमें फ्लड किया जा रहा है, ठीक है जी, जो हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए और इस तरह की चीज़ों के ज़रिए आ रहे हैं। तो ही आल्सो वार्न अगेंस्ट द डेंजर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम व्हाट ही सीज एज आवर सोसाइटीज़ लॉस ऑफ कनेक्शन विद हिस्ट्री एंड विद सफरिंग ऑफ द ऑप्रेस्ड। तो कहते हैं ये दो चीज़ों से शायद हम जो है ना डिफरेंट है। फ्रेडरिक जेम्सन ये कहना चाह रहा है कि एक तो हमारा हिस्ट्री के साथ जो है ना कनेक्शन लॉस हो चुका है और दूसरा जो ऑप्रेस्ड की सफरिंग है हम उससे थोड़ा सा जो है ना वो इनडिफरेंट हो चुके हैं। तो ये तीन लोग हैं जी, लिंडा होचियन, जीन बोडेलॉर एंड फ्रेडरिक जेम्सन। तीनों का डिफरेंट व्यूज़ है, लेकिन इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इनको इनके जो फीचर्स होंगे। फिर एक और है जी जो है ना फ्रांसिस लॉयड टॉड, उसने मेटा नैरेटिव्स की बात की है और ग्रैंड नैरेटिव्स को वो कहता है कि ग्रैंड नैरेटिव्स अब वो नहीं रहे, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने एक कल्चर अपनी बात को मनवाना है तो फिर तो लोगो सेंट्रिसिज्म होगी ना जिस तरह हमने वो पीछे किया था, ठीक है जी। तो लोगो सेंट्रिसिज्म के आइडियाज़ को चैलेंज करता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जितना कुछ लिखा जा रहा था मॉडर्निज्म के अंदर वो सारा का सारा लिखा जा रहा था
गोराज प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव के ज़रिए। वो सेंटर में होते थे और बाइनरी अपोजिशन बना रहे होते थे, और वो हमेशा दूसरों को जो है वो चैलेंज कर रहे होते थे, और जो उनकी बात अपोज कर रहा था वो उनको डिविएट और उनको मतलब डिफेक्टेड और इस तरह के अल्फाज बोलते थे। तो इस तरीके के साथ जो है ना ये चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं जी, हाउ कैन वी डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म। वो कहता है कि मॉडर्निज्म को तो हमने डिफाइन किया था ना। अब सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म मीडिया टेक्स्ट। पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्स्ट embody skepticism towards the ideas and ideals of the modern era। तो पोस्ट मॉडर्न जो टेक्स्ट होता है ये इम्बॉडी कर रहा होता है स्केप्टिसिज्म, सबसे पहले डाउट। जी देखें ना, अगर आयरनी, सिमोलैक्रम, अगर हम इन तमाम तीनों कंसेप्ट को इकट्ठा कर लें तो हमारी तरफ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसका मतलब उसके अंदर जो एक पैकेज दिया जा रहा है वो तो सारा का सारा मतलब जो है ना वो अपने प्रोपोगेंडा है। तो वो कहता है कि इस चीज़ को हमें डेप्थ को समझना चाहिए। तो मीन्स वो कहना चाह रहा है कि डेप्थलेसनेस बहुत ज़्यादा है पोस्ट मॉडर्निज्म कल्चर के अंदर। तो इस तरीके के साथ स्पेशली द आइडियाज़ ऑफ अ प्रोग्रेस, कहता है कि ये जो प्रोग्रेस का आइडिया है वो कहता है ये खुद एक स्केप्टिकल आइडिया है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, रीज़न, सर्टेनिटी, वो कहता है ये वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर स्केप्टिसिज्म की जा सकती है कि कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है मतलब जो है ना, क्योंकि मॉडर्निज्म के अंदर ये चीज़ प्रमोट की गई थी ना कि ऑब्जेक्टिव नरेशन जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके अंदर फिर बाद में कहा गया नो, सब्जेक्टिविटी इज़ द बेस्ट चॉइस, तो उसको सेलिब्रेट किया गया। रीज़न एंड सर्टेनिटी, पर्सनल आइडेंटिटी एंड ग्रैंड नैरेटिव्स, ठीक है जी, इन तमाम चीज़ों को चैलेंज किया गया कि पर्सनल आइडेंटिटी वो कहते हैं कि नहीं, कोई चीज़ नहीं है, रिलेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है जी। तो आइडेंटिटीज़ आर रिलेटिव टर्म्स। तो ग्रैंड नैरेटिव्स के बजाय मेटा नैरेटिव्स आ गया। मतलब वो बताना ये चाह रहा है कि पहले ग्रैंड नैरेटिव्स आए थे ना, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और इस तरह की बातें, तो इसको भी चैलेंज कर दिया गया। वो कहा गया कि मतलब जो है ना ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जस्ट अपने आप को ही कहना के बराबर है कि मतलब जो गोरे हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस्ड हैं, जो जितने वाइट और ब्राउन लोग हैं ये सब पीछे हैं। तो मतलब इसके अंदर लोगोसेंट्रिसिज्म बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इन तमाम ग्रैंड नैरेटिव्स को भी चैलेंज कर दिया गया। तो वो बताना यही चाहते हैं कि कल्चर को भी समझना, ठीक है जी, डिफरेंस के साथ समझना, और एक दूसरे को मतलब एक बात मतलब जो एक कल्चर की मतलब वो अच्छी लग रही है उनको वो सेलिब्रेट करते हैं। ये मिशेल फूको की बात में हमने पढ़ी हुई है, ठीक है जी। तो वो वाली जो रेटिफिकेशन और वो जो ना सेलिडेशन, तो वो कहते हैं कि अगर हम उसको कर भी लें उसके बावजूद दूसरे कल्चर में मे भी वो बात उतनी अच्छी अथेंटिक ना हो, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ जैसे यहाँ पर मैंने तो हिन्ने रसालत का वो बताया था, ठीक है जी, कि मतलब यहाँ पर हम लोग फंडामेंटली हम ये सोचते हैं कि भाई कोई भी बंदा जो है ना वो हमारे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी मतलब जो है ना किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं पोर्ट्रे कर सकता। तो जबकि वहाँ पर वेस्ट के अंदर क्या चीज़ है, यही चीज़ को वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट कहते हैं, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। तो ये चीज़ जो है ना मतलब कल्चरल, तो वो कहते हैं इस चीज़ को, इस डिफरेंस को समझना होगा। तो देन जो है ना फिर मेटा नैरेटिव्स को समझें तो फिर समझ आती है दूसरे कल्चर की। अगर हम ग्रैंड नैरेटिव्स के साथ ही बात करते जाएंगे तो एक बंदा सेंटर में होगा, दूसरा मार्जिन में होगा, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हम मार्जिनलाइज करते जा रहे हैं। स्टाइल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म मीडिया टेक्स्ट। तो स्टाइल में क्या कहते हैं जी, पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्स प्लेयर इन प्लेइंग विद कन्वेंशन। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्लेयर गेन करती है विद कन्वेंशन, ठीक है जी। कन्वेंशन के साथ बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो खेलने का मतलब करती है। पॉइंटिंग आउट नेचर ऑफ हाउ एवरीथिंग इज़ आ कंस्ट्रक्शन। तो वो हमेशा ये चीज़ पॉइंट करते हैं किस तरह हर चीज़ जो है ना एक कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है जी, किस तरह उसको वैल्यू किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना सो ल्यूटार्ड जो है वो क्या कहना चाहता है, हम उसके भी वो जो मैंने ग्रैंड नैरेटिव्स और मेटा नैरेटिव ये देखे ना, ये चैलेंज किया गया जो ग्रैंड नैरेटिव्स। तो ल्यूटार्ड डिफाइंस पोस्ट मॉडर्निज्म सच अ वे दैट द ट्रूथ अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म इज प्रिजर्व्ड और क्रिएटेड एज बीइंग अनप्रेजेंटेबल एंड हंस sublime। तो sublime is understood as the continual effort to capture in art ideas of which no presentation is possible। means कि there is no presentation is possible, ठीक है जी, according to this definition। So Lyotard believes that the postmodernism is undoubtedly part of modern। तो वो कहता है कि नो डाउट जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसके अंदर मॉडर्निज्म की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है जी। मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू लियोटार्ड कैन बी डिस्क्राइब एज द डिस्कवरी दैट नो यूनिफॉर्म थियरी, नो ग्रैंड नैरेटिव्स प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन ऑफ आवर वेरियस एक्टिविटीज़।
तो जिस तरह ये बताया गया कि देयर इज़ नो आइडियाज़ ऑफ द मॉडर्न इरा, स्पेशली द आइडियाज़ ऑफ प्रोग्रेस, ऑब्जेक्टिविटी, रीज़न, सर्टेनिटी, पर्सनल आइडेंटिटी एंड ग्रैंड आइडियाज़। इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो आप यूनिफाइंग फोर्स के साथ नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज देर इज़ अ मच डिफरेंस इन सोसाइटी, देर इज़ अ मच जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस सोसाइटी। तो कहते हैं इस कॉन्ट्राडिक्शन को, इस आयरनी को, इस सिमुलैक्रम को, इस सिमुलेशन को समझना होगा हमें, अगर हम मतलब जो है ना इस मैकेनिज़्म को समझना होगा। तो इस तरह पता चल रहा है कि जो है ना knowledge and computer science societies, knowledge will eventually become the major stake in the competition of power. It is possible that eventually nations will fight for control of information the way that they fought over control of territory in the past। वो कहता है कि इतना मीडिया वार हो चुकी है, इतना सिमुलेक्रम और सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी जो है ना वो चल रही है। वो कहता है कि मे भी जिस तरह पहले प्लेसेस के लिए, जोग्राफिकल लोकेशंस के लिए जो है ना वो वार्स होती थी, वो कहता है कि आजकल लग रहा है कि इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म और ये सारा कुछ पोस्ट मॉडर्निज्म में आ रहा है, तो इस वजह से वो कहता है कि जो इनके कंट्रोल करता है वही जो है ना आजकल जंग जीत रहा है। क्यों? वाई? बिकॉज रियलिटी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, रियलिटी इज़ रिप्लेस्ड बाई सिमुलैक्रम। ठीक है जी। तो अब वो मतलब जो है ना जहाँ हम रियलिटी फैक्ट्स जो है ना उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आते, बल्कि वो उनका एक रेप्लिका होता है जो कि एग्जैक्टली वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें मेजर थीम्स क्या आते हैं? ठीक है जी, हम उसकी तरफ भी जाएंगे। तो वेयर डिड इट डेवलप? Modernism believed that the lives of people would improve thanks to science and a world based on logic। तो मॉडर्निज्म का ये सहारा था, ठीक है जी, कि जितना साइंस और लॉजिक जो है ना इसके ऊपर जो मतलब हमारे इनको अप्लाई करते हुए हम लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट इट वॉज अ टाइम ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड कैरिड ओवर फ्रॉम विक्टोरियन एरा। शायद वो कहता है कि उस वक्त अभी थोड़ा सा विक्टोरियन एज चेंज हो रही थी और मॉडर्निज्म के आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाता था, इसलिए जो है ना ये वाली चीज़ें जो है ना हमने शायद थैंकफुली ले ली या यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर ले ली। ठीक है जी। जी, उसके बाद थ्रू द एडवर्डियन एंड राइट अप टू 1914। तो कहता है कि ये सारी चीज़ें मॉडर्निज्म की जो है ना ये बातें ली गई हैं कि मतलब जो हम लोग जो है ना रीज़न को अप्लाई करते हुए जो है ना लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो है ना ये तमाम चीज़ें। ठीक है जी। उसके बाद द टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? द टेरिबल कार्नेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार सोड सीड्स ऑफ डाउट। मतलब कि उसके बाद फिर डाउट कब स्टार्ट हुआ? हिस्टोरिकली अभी हम देख रहे हैं इसकी एवोल्यूशन और मॉडर्निज्म के साथ। तो मतलब मॉडर्निज्म में जो चीज़ें ऐड हुई हैं ये तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें अडॉप्ट कर ली गई हैं ना मॉडर्निज्म की, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। तो कहते हैं ये जो टेरिबल किस्म का कार्नेज हुआ था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि जब लोग मर रहे थे एंड देयर वाज नो बॉडी टू रेस्क्यू देम। सो उस वक्त फिर हर चीज़ को चैलेंज किया, बिलीव्स को चैलेंज किया गया, ऑर्थोडॉक्स बातों को चैलेंज किया गया, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को चैलेंज किया गया और बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज कर दिया गया। तो इस वजह से इसको मॉडर्न का मतलब जो क्या होता है कि नई चीज़ जो पहले मौजूद नहीं थी। ठीक है जी। तो द वर्ल्ड वाज बिकमिंग अ बेटर प्लेस। ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट था जो मतलब उसका बीज जो है ना वो बो दिया गया था कि मतलब दुनिया जो है ना एक बेटर प्लेस हो सकती है। ठीक है जी। तो उस वक्त फिर स्पिरिचुअलिज्म और ये जो अगर आप द वेस्ट लैंड पढ़ें टी.एस. इलियट की, तो हमें पता चलता है कि वो हिस्टोरिकली मतलब बहुत ज़्यादा जो ना रिबफ कर रहा है उन एक्टिविटीज़ को जो मॉडर्निज्म में अडॉप्ट की गई हैं ड्यू टू क्या कहते हैं मटेरियल प्रोग्रेस, और किस तरह इंसान जो है ना वो मतलब अपने आप को इन चीज़ों की तरफ इंडल्ज कर रहा है। तो फिर ये आइडिया के ऊपर मतलब जो है ना डाउट किया गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बेटर प्लेस हो सकती है ये जो दुनिया है। ठीक है जी। क्योंकि रीज़न को भी मतलब चैलेंज कर दिया गया कि रीज़न, ये इससे पहले पिछला जो पॉइंट था वो ये था कि रीज़न कैन ओनली बी द सोल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम, बट अब तो उसके ऊपर भी डाउट कर दिया गया। रीज़न, बिलीफ्स जो ऑर्थोडॉक्स के देयर इज़ नो गॉड, वाई? बिकॉज गॉडलेस यूनिवर्स थी, इतनी ज़्यादा जंग हो रही थी, इतने ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे लोग। और मिसिस डैलोवे हमारा नावल है जो हमने प्रीवियस टाइम आप लोगों के साथ पढ़ा था, तो उसमें आप देख रहे हैं कि वो एक जो है ना करैक्टर होता है जो आर्मी का कैप्टन होता है एंड ही मतलब जो है ना क्या कहेंगे कि पोस्ट ट्रोमेटिक जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार था और उसके बाद उसने सुसाइड कर लेता है वो। तो मतलब ये जो टेरिबल फैक्ट था वार का, इसने बहुत बड़ा डाउट जो है ना वो क्रिएट किया और वो आगे चल के पोस्ट मॉडर्निज्म में तो उसको जो है ना वो बिल्कुल शामिल कर लिया जाएगा ना, इंक्लूड कर लिया जाएगा।
द फैक्ट दैट साइंस वाज टर्न टू क्रिएटिंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। अब साइंस का दूसरा एस्पेक्ट भी देखा गया, क्योंकि इससे पहले तो साइंस को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि जी साइंटिफिक प्रोग्रेस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। बट जब देखा हमने कि साइंस जो है इसके ज़रिए तो हमें डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो देन जो है वो एक जो है ना डाउट का सीड भी जो है ना वो बो दिया गया। देन जी एंड किलिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ ट्रेडमार्क ऑफ द वार। ठीक है जी। तो अ वेव ऑफ पेसिमिज्म स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप। तो इस तरीके के साथ जो है ना एक पूरी वेव जो थी उसने लपेट में ले लिया स्केप्टिसिज्म की। ठीक है जी। तो ये स्केप्टिसिज्म वुड बिकम द हॉलमार्क ऑफ दिस एज। उसके बाद ये द बर्थ ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कब हुई? टर्निंग पॉइंट तो तब आ गया ना जब डिस्ट्रक्शन हुई, मैस डिस्ट्रक्शन होगी, लोगों ने डाउट किया और देखा कि साइंस ने जितना प्रोग्रेस दी है उतना नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ा है। तो दिस आइडिया ऑफ अ लॉस इन द गुडनेस of people and a suspicion of science and a world of logic and order was compounded by two main events of the second world war। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें जी थी सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर भी ये चीज़ शामिल की गई, किस तरह लोगों का जो गुडनेस और का मतलब ऊपर बिलीफ ख़त्म हो गया, सस्पिशियस हो गए हैं वो साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में भी और लॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में भी। तो इस तरीके के साथ ये चीज़ें भी हमारे तक जो है वो उस वक्त पोस्ट मॉडर्निज्म समझ लें उसने बर्थ किया। तो हॉलोकॉस्ट बहुत बड़ा, द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बम्स ऑन जापानीज सिटीज़, ये दो इवेंट्स थे जिन्होंने फर्दर पोस्ट मॉडर्निज्म का बर्थ करवा दी कि हाँ भाई वाकई, क्योंकि मॉडर्निज्म के अंदर ये जब प्रोग्रेस हुई थी तो जब जंगें वगैरह हो रही थी 1 और 2 के दरमियान, तो लोगों ने डाउट करना शुरू कर दिया था कि भाई जितना बड़ा हम आइडियाज़ बना रहे हैं मतलब जो है ना वो फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में और इस तरह की बातों के बारे में, तो वो तो बिल्कुल मतलब एक बेकार आइडिया है। ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना ये चीज़ें आना शुरू हो गई। तो ये दो मेजर इवेंट्स हैं जिन्होंने रीडिफाइन कर दिया और समझ लें कि उसका जो है बर्थ का टाइम जो है वो आ गया जी। उसके बाद है बेटा तो यहाँ पर बर्थ हुई जी पोस्ट मॉडर्न दीज इवेंट्स, ये होलोकॉस्ट और जो ड्रॉपिंग ऑफ बम था जो अमेरिका ने बम गिराया है जापान के ऊपर, वो एक भी नहीं था, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर 2 बम्स गिराए। और जब अगली एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस जो थे वो तब लोगों को रिवील हुए कि भाई साइंस जो है जो हमारी प्रोग्रेस के लिए बनाई गई थी, अगर हम इसको मतलब जो है ना इसको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का सबब बनेगा। तो फिर पोस्ट मॉडर्निज्म देखिएगा हर चीज़ के ऊपर स्केप्टिसिज्म होगी और इवन के डाउट्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर सेलिब्रेट हो रहे होंगे चीज़ें ये। ठीक है जी। तो बाय 1968 दीज आइडियाज़ रीच फ्रूटेशन। ठीक है जी। तो फ्रूशन तक पहुंच गए, मतलब कंप्लीशन तक पहुंच गए ये वो आइडियाज़ थे। तो समझ लें कि यहाँ से बर्थ हो गई पोस्ट मॉडर्निज्म की, कि मतलब ये दो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे मॉडर्निज्म के अंदर, वर्ल्ड वार 1 और पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के जो दो सीन्स थे, ठीक है जी, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मतलब जो है एक क्या कहेंगे कि कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट था फॉर द सेक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। और पोस्ट मॉडर्निज्म में फिर ये क्रिटिक्स आए और उन्होंने आपस में अपोज की बातें लेकिन इनकी सबके आइडियाज़ को कंबाइन कर लें, जैसे लियोटार्ड जो है वो ये कह रहा है ग्रैंड नैरेटिव्स को चैलेंज करना चाहिए। ठीक है जी। ग्रैंड नैरेटिव्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि इसके बजाय एक छोटे छोटे मेटा नैरेटिव्स, यानी कि जैसे पैसेज टू इंडिया अगर आप एक नावल पढ़ें तो उसमें एक जो है ना वो बताया गया मुसलमानों का और इंडिया के बारे में। ठीक है जी। एक राइटर ब्रिटिश राइटर लिख रहा है। ठीक है जी। तो वो ये बताना चाह रहा है कि देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड द जो है देयर मास्टर्स मीन्स के गोरास। सो मतलब ये चीज़ें वो बताना चाह रहा है कि वो अपनी सुपीरियरिटी और उनके वो बताना ये चाहता है कि ये लोग समझ रहे थे कि हम लोग जो है ना रिफॉर्मेशन सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। तो इट वाज अ लोगोसेंट्रिसिज्म, अगर हम लिटरेरी थ्योरी की जो है ना वो टर्म को यूज़ करें तो हमें पता चलता है। तो इस तरह ये डाउट्स और ये तमाम चीज़ों का जो है ना बर्थ तब हुई पोस्ट मॉडर्निज्म में। ठीक है जी। उसके बाद हम एक मिनट, इसमें बेसिक थीम्स क्या आते हैं? दिस डे वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ गॉन ग्लोबल। ठीक है जी। तो जैसा कि हमें पता है
कि ग्लोबल फिनोमिना हो चुका है और हम इसको सिमुलेक्रा, सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी, कि ये जो जीन बोडलॉर्ड है इसने जो ये चीज़ें की थी, तो इट इज़ इंक्रीजिंगली बेस्ड ऑन कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन। तो चूँकि अब प्रोडक्शन का काम नहीं है बल्कि अब चीज़ें बेचनी है, तो इसलिए जितना ज़्यादा रियलिटी को इंकैप्सुलेट किया जाएगा इल्यूजन के साथ उतना ज़्यादा उनके लिए बेटर होगा। अब उनका प्रोपेगेंडा जो है वो उतना ज़्यादा कामयाब होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ हमें पता चला कि ये एक बड़ा काम है कि इकोनॉमी को जो है ना किस तरह, फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं, पेस्टीज, पैरोडी एंड आयरनी। हम इनको भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे इन द फॉलोइंग लेक्चर्स। ठीक है जी। तो देर आर थ्री मेन लोकल थ्रेड्स यूज बाई द फ्रेंच। द फर्स्ट वाज द रिजेक्शन ऑफ फाउंडेशन और रिलीजन दैट आर हेल्ड टू बी गिवन नेचुरली, इनएविटेबली और यूनिवर्सली। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या रिजेक्ट की थी, ये फ्रेंच से ज़्यादा जो है ना फ्रांस से जो है ना ये ज़्यादा चीज़ें जो है ना हम तक पहुँची हैं। ठीक है जी। तो दूसरा जो है ना द सेकंड वाज द रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म, कि रियल देयर इज़ नो रियलिज्म, रियलिटी वाई बिकॉज सिमुलेक्रा, ये हाइपर रियलिटी वाली बात कि अब रियलिटी चूँकि रह ही नहीं गई। और रियलिज्म का मतलब क्या होता है, ये रियलिटी जैसा। ठीक है जी। तो नेमली द थीसिस दैट लैंग्वेज व्हेन यूज प्रॉपरली कैन टेल अस द ट्रूथ अबाउट रियलिटी। ठीक है जी। तो वो कहता है कि ये लैंग्वेज हैज़ फेल टू डिलीवर द गुड्स। लैंग्वेज के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है कि वो हम तक रियलिटी पोज कर सके। तो थर्ड बात क्या है, द थर्ड वाज द रिजेक्शन ऑफ ह्यूमनिज्म। ठीक है जी। तो ये ह्यूमनिज्म का रिजेक्शन जो है दैट इज़ आल्सो जो है दैट इज़ आल्सो द थर्ड रीज़न के मतलब पोस्ट मॉडर्निटी को प्रवेल करने में। तो द man considered as a subject and object of knowledge is no longer held to be sovereign but is regarded as an effect of desires and discourses or power system. ठीक है जी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म refuses to conceive of humanity as a unitary subject striving towards the goal of perfect coherence or of perfect cohesion and stability। मतलब ये लोग समझते नहीं है कि there is any perfect harmony existed between human beings। ठीक है जी। तो वो ये समझते हैं कि ऐसा hence it undercuts an all encompassing nationality। ठीक है जी। तो ये चीज़ वो इसलिए वो कहते हैं कि फिर ये चीज़ें मौजूद हैं। सो instead of lamenting the loss of past, the fragmentation of existence and the collapse of selfhood, तो ये चीज़ें जो ना ये सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि नो, हमें बजाय इसके कि जिस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म में ये कहा जाता था कि जी हमारे जो बेसिक्स आइडिया हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया और हमें उन चीज़ों की तरफ जाना होगा, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाना होगा। तो ये लोग कहते हैं नो, पोस्ट मॉडर्निज्म एम्ब्रेसिस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ न्यू फॉर्म ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस एंड बिहेवियर। तो कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बेस कर रही है जो डिफरेंस पे है। ठीक है जी। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। वो कहता है कि इसलिए आपको आर्ट के अंदर भी ये चीज़ें नज़र आएंगी, तो इसलिए वो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इसकी बेसिक्स ऑफ थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। तो अभी जो है ना आप मुझे ये जितने भी अटेंडेंट्स हैं इनकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है जी, कितने स्टूडेंट्स ने इसको पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बाद मैं इसका अटेंडेंस लगा लूँगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है जी। तो वी आर जस्ट इन द 3 मिनट्स एंड इंशाल्लाह कल बाकी हम इसको जो है ना फॉलो अप करेंगे और रिमेनिंग जो स्लाइड्स हैं इसकी कल डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह मॉडर्निज्म क्या करता है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है। ठीक है जी। कुछ डिफरेंस आज हमने देखा है, तो फर्दर कल इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक्स ऑफ थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे कि इसमें बेसिक्स क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को ये सेलिब्रेट करते हैं, किन चीज़ों को ये आगे चल के जो है ना रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको कल डिटेल से फर्दर जो है ना आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मुझे बोल के भी बता सकते हैं, मैसेज में भी बता सकते हैं, तो आई विल आंसर ऑल ऑफ देम इंशाल्लाह। ठीक होगा जी।
ठीक है जी, इसका इंशाल्लाह ताला कल जो है हम इसको रिज्यूम करेंगे यहाँ से ही। ठीक है जी, इसकी डिस्टिंक्शन को डिस्कस करेंगे जी। तो अभी जो हमने पढ़ा है इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं।